हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल जगबड़ू प्रिपरेशन में। क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं इस वीडियो में आप लोग के लिए। तो चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि और भी आने वाला जो वीडियो है आप लोग को मिल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो ग्लासनोस्त से आप क्या समझते हैं, है ना। ग्लासनोस्त जो होता है वो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो ग्लासनोस्त का अर्थ होता है खुलापन लाना, है ना, फ्रीडम लाना। ग्लासनोस्त का मतलब क्या होता है, तो फ्रीडम, खुलापन लाना। इस प्रक्रिया के तहत क्या होता है कि सोवियत संघ की व्यवस्था में खुलेपन की नीति अपनाई गई थी और शेष विश्व के उसके संपर्क में जो था, संपर्क को मजबूत करने का प्रयास किया गया था। उसी को ग्लासनोस्त बोला जाता है। फिर से एक बार समझते हैं कि ग्लासनोस्त क्या होता है। तो ग्लासनोस्त जो है वो खुलापन लाना, इसका अर्थ क्या होता है कि खुलापन लाना। अब इस प्रक्रिया में क्या हुआ था, ग्लासनोस्त में क्या हुआ था, तो इसके तहत जो था कि सोवियत संघ जो था कि पूरा जो व्यवस्था था वो खुलेपन की नीति अपना लिया था। अब इसमें क्या था कि पूरे दुनिया को, पूरा विश्व को, उसके संपर्क को जो था, पूरा दुनिया के साथ उसको संपर्क जो था, रिश्ता रिश्ता जो था, है ना, वो मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा था। नेक्स्ट आता है कि किस देश का वर्चस्व स्थिति जो था प्राप्त था, है ना, या फिर तो वर्चस्व अस्थाई क्या है ना, क्या वर्चस्व अस्थाई है। बोला है कि किस देश को जो है वर्चस्व की स्थिति जो है वो प्राप्त है। वर्चस्व का मतलब क्या होता है, दबदबा होता है। तो क्या वर्चस्व जो है वो अस्थाई है कि मतलब एक ही देश का जो है जो दबदबा जो हमेशा बना रहता है, क्या अस्थाई है, तो बिल्कुल नहीं, है ना। तो अमेरिका जो है, अमेरिका जो है ना, अमेरिका को जो है वो वर्चस्व का स्थिति जो है प्राप्त है ना। अभी उसको, अभी जो पूरा दुनिया में दबदबा जो है अमेरिका का ही। लेकिन ये बात नहीं है कि मतलब वर्चस्व की स्थिति जो है अस्थाई होता है। अभी मान के चलो कि अभी अमेरिका जो है उसका मतलब जो है वर्चस्व है। लेकिन आने वाला में हो सकता है कि दूसरा देश का जो है वो दबदबा रहेगा पूरा दुनिया में। तो किसी भी देश का जो है ना, किस देश का वर्चस्व स्थिति प्राप्त है, तो अमेरिका का वर्चस्व स्थिति प्राप्त है। और ये वर्चस्व का स्थिति जो है वो अस्थाई नहीं होता है। आगे प्रश्न आता है कि आसियान जो है, आसियान की स्थापना कब हुआ था और इसकी प्रारंभिक सदस्य की संख्या क्या थी। तो आसियान जो है, आसियान का स्थापना जो था 8 अगस्त को 1967 ईस्वी में हुआ था। और इसकी जो प्रारंभिक सदस्य की संख्या 5 थी, जो कि निम्न है: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर और थाईलैंड। ये जो है आसियान के सदस्य हैं। तो आसियान का स्थापना कब हुआ था, 8 अगस्त 1967 को हुआ था। और इसकी जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है, 5 है: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर और थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत क्या है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ना। ओजोन परत हमारे पृथ्वी का एक कवच माना जाता है, जो कि सूर्य से जो भी पराबैंगनी किरण आता है उसको रोकता है। और वो पराबैंगनी किरण बहुत ही हानिकारक किरण होता है, जिसके चलते कैंसर, ये तरह तरह की चीजें हो सकता है, इससे बीमारी हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, आंखों में जलन हो सकता है, तरह तरह की बीमारी होता है। तो ओजोन परत क्या है, तो ओजोन परत हमारे पृथ्वी का कवच के रूप में माना जाता है। ओजोन परत जो है, ओजोन परत पृथ्वी की सतह से जो है वो 10 किलोमीटर के बाद जो है वो 40 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पृथ्वी से आप लोग अगर धरती से निकलिएगा तो 10 किलोमीटर के बाद जो भी जगह आएगा वो ओजोन परत का कहलाता है, जो कि 40 किलोमीटर तक क्या है, फैला हुआ है। और ओजोन परत पृथ्वी पर जो है वो सूर्य की पराबैंगनी किरण को आने से क्या करता है, रोकता है। और पराबैंगनी किरण बताएं कि मतलब बहुत हानिकारक किरण होता है। नेक्स्ट आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो हुआ था वो 22 दिसंबर 1953 को हुआ था। और इसका अध्यक्ष जो था वो फजल अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण जो था कब और कहां किया था। तो भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरन में किया था, है ना। भारत ने अपना दूसरा जो परमाणु परीक्षण था कब किया था, 11 मई को 1998 के राजस्थान के कहा, पोखरन में। तो अगर यहाँ क्वेश्चन भी आता है ऑब्जेक्टिव में कि पोखरन जो है, इसमें जो है वो परमाणु परीक्षण किया गया था, तो पोखरन किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। आगे चिपको आंदोलन से क्या अभिप्राय है ना। तो 1973 में जो था भारत के उत्तराखंड राज्य में क्या हुआ था, किसानों ने वृक्ष पर जो है, वृक्ष की कटाई पर जो था वो विरोध किया था। और वो चिपको आंदोलन के नाम से ये चीज जाना जाता है ना। 1973 में क्या हुआ था, भारत के उत्तराखंड जो राज्य है उसमें जितने भी किसान थे वृक्ष को कटाई के लिए जो था विरोध कर रहा था कि वृक्ष को कटाई नहीं होना चाहिए। और इसके लिए जो है उसको चिपको आंदोलन किया गया था। और इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन के नाम से इसलिए पड़ा था क्योंकि गांव के जो भी महिलाएं और लोग थे वो पेड़ से चिपक कर जो था विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, मतलब पेड़ में चिपक जाते थे, पेड़ को कटाई नहीं करने देते थे। अब महिलाओं और पुरुष को ने जो है वो चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें कि सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, सुदेशा देवी, बचनी देवी, या बहुत सारे जो थी, चंडी प्रसाद भट्ट, गोविंद सिंह रावत, रामवीर सिंह बिष्ट आदि जो थे वो शामिल थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नई विश्व व्यवस्था क्या है ना। नई दुनिया या नई विश्व व्यवस्था क्या है। तो
अमेरिका एक नई विश्व व्यवस्था को स्थापित करना चाहता है जो कि राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के द्वारा जो था आतंक के भय से मुक्त हो सके, जिसमें कि शांति एवं सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, है ना? अमेरिका जो था एक नया विश्व व्यवस्था को मतलब शुरू करना चाहता था, स्थापित करना चाहता था, जो कि राष्ट्रपति वहाँ के उस समय कौन थे? जॉर्ज बुश, है ना? उसके शब्दों में जो था कि आतंक के भय से जो था वो मुक्त होना चाह रहे थे, जिसमें शांति एवं सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सका है। 2 अगस्त 1990 को इराक ने जो था वो कुवैत पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था और मात्र 6 घंटे में ही, है ना? 6 घंटे में ही क्या हुआ था? उस पर पूरा का पूरा अधिकार कर लिया था। क्या किया था? इराक जो था वो कुवैत पर क्या किया था? आक्रमण किया था और 6 घंटा में पूरा जो था वो कुवैत को जो था वो अपना अधिकार में ले लिया था और उसने जो है उससे अपना 19वां जो है प्रांत जो था घोषित कर दिया था इराक, है ना? और इराक को कुवैत को खाली करने के लिए समझाने-बुझाने का जो है वो राजनयिक कोशिश की गई, जो कि नाकाम हो गई। आगे है कि तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल का प्रयोग करने का अनुमति भी दे दिया और शीत युद्ध के समय वर्षों तक चुप्पी साधे रहने वाले संयुक्त राष्ट्र के लिहाज में जो था इसका नाटकीय फैसला था और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इस नई विश्व व्यवस्था को जो था वो संज्ञा दिया था। आगे आता है कि आसियान का 3 उद्देश्य को बताना है ना? तो आसियान का पहला उद्देश्य ये है कि क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास एवं क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता को बढ़ावा देना है और सभी देशों की राष्ट्रीय पहचान, संप्रभुता, समानता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता के लिए जो है आपसी सम्मान को बढ़ावा देना है। अब दक्षिण पूर्व एशियाई में जो देशें हैं, उसको संगठन और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना भी था। दूसरा ये था कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, प्रशासनिक जैसे मामले में जो है सहयोग हो और पारस्परिक जो है सहायता को बढ़ावा दिया जाए। आसियान का ये था। और आगे तीसरा जो कार्य था, वो कृषि और उद्योग के अधिक उपयोग और व्यापार को और जो भी परिवहन है उसको संचार और सुविधाएँ को मतलब सुधार करना और लोगों को जो है जीवन में जो है स्तर के भी सुधार करना, ये काम था किसका? आसियान के 3 उद्देश्य था। आगे प्रश्न आता है कि पाकिस्तान की राजनीति में सेना की भूमिका को वर्णन करना है। तो पाकिस्तान में संविधान बनने के बाद देशों की शासन का बागडोर जो था जनरल अयूब खान के हाथ में चला गया था और उसने जो है शीघ्र ही निर्वाचन भी करा लिया था, वोट करवा लिया था और उसके शासन के खिलाफ जनता जो था विद्रोह भी शुरू कर दिया था और उन्हें पद छोड़ना भी पड़ा था। किसको? अयूब खान को। और एक बार फिर से सैनिक शासन जनरल आहिया जो था वो खान ने नेतृत्व में जो था वो पाकिस्तान को शुरू कर दिया था। इसमें क्या हुआ था कि आहिया जो था, है ना? आहिया जो था वो आहिया खान की सैनिक शासन के दौरान जो है 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था, जिसका परिणाम स्वरूप ये हुआ था कि पाकिस्तान टूटकर एक स्वतंत्र देश, है ना? बांग्लादेश बन गया था। अब उसके बाद 1971 से लेके 1977 में जो था तक जो था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेतृत्व में जो पाकिस्तान में एक निर्वाचन सरकार भी बनाया और 1977 में जनरल ज़ियाउल हक में जो इस सरकार को गिरा दिया और सैनिक शासन कायम कर दिया गया और 1982 में जो था वो बाद जो था जनरल ज़िया उल हक जो था लोकतांत्रिक समर्थक का जो है आंदोलन का सामना करना पड़ा था। इस तरह से आगे क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव का क्या कार्य है ना? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव होता है उसका क्या-क्या कार्य है? तो पहला कार्य ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कर्मचारी को नियुक्त करता है और उसके वेतन हो गया, भत्ते हो गया, छुट्टी हो गया, आदि संबंध को जो है नियम बताता है। आगे है वह अपने अधीन से, है ना? कर्मचारियों पर नियंत्रण भी करता है कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ। उसके बाद वह संयुक्त राष्ट्र संघ को बजट भी तैयार करता है, महासचिव, महासभा एवं सुरक्षा परिषद का बैठक भी करवाता है, बुलाता है और उसके निर्णय को क्रियान्वित भी करता है। उसी प्रकार जो है अगला जो कार्य है, वह शांति स्थापित करने के लिए जो है सेनाओं का गठन भी करता है और निरीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन भी करता है। तो ये सारे जो था कार्य था, महासचिव के कार्य। आगे है कि वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष से आप क्या समझते हैं? तो वैश्वीकरण का आर्थिक पक्ष से तात्पर्य है कि वैश्वीकरण द्वारा विश्व में आने वाले जो है बदलाव, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में जो है दुनिया भर में कई प्रकार के महान आर्थिक परिवर्तन जो है उत्पन्न कर दिए गए हैं, जिससे कि विश्व का आर्थिक ढांचा जो है क्या हो गया? बदल गया है। अब इसमें क्या हुआ कि आमतौर पर वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष के आधारभूत पहलू निम्नलिखित है। पहला है कि वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी तथा तकनीक का विश्वास जो है विश्व में बाधा रहित प्रभाव का मतलब होता है। आगे है कि वैश्वीकरण के जो आधारभूत पहलू है, वो दूसरा ये है कि वैश्विक आर्थिक जो है आर्थिक संस्थाओं अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को बढ़ावा देता है, बढ़ावा जो है बढ़ता है, वह प्रभाव है और विश्व में बढ़ती आर्थिक समृद्धि के साथ बढ़ती आर्थिक विषमताएं बहुराष्ट्रीय कंपनियों में फैलता हुआ प्रभाव भी है। आगे बोला है कि भारत के चुनाव आयोग का गठन एवं कार्य को लिखना है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ पे चुनाव आने वाला है, हो सकता है कि क्वेश्चन आए फिर, है ना? कि चुनाव
तो भारत में चुनाव आयोग का गठन और कार्य को यहाँ बोला है कि लिखना है। तो भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया है, अतः इसके लिए जो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना जो है वो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो है एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का जो है स्थापना किया गया है। अब इसका जो मुख्य जो कार्य है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना होता है। और इसके साथ ही स्थानीय निकायों को चुनाव तथा पंचायत चुनाव कराना भी इसकी जिम्मेवारी होती है। और चुनाव आयोग जो है चुनाव कराने के लिए मतदाता सूची भी तैयार करता है तथा चुनाव आचार संहिता भी लागू करता है। अब इसमें क्या होता है कि चुनाव आयोग का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जिसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है तथा जिसके संसद द्वारा जो है महाभियोग द्वारा इसको हटाया भी जाता है ना, विशेष बहुमत से हटाया भी जा सकता है। और संविधान में जो है वो चुनाव आयोग का सरकार के लिए जो है वो नियंत्रण जो है वो मुक्त रखने का प्रयास भी किया गया है, ताकि बिना किसी सरकारी दबाव के जो है वो अपने कार्यों को संपादन एवं निष्पक्ष तरीका से जो है वो कर पाए। आगे की हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव को लिखे, है ना? हरित क्रांति क्या होता है, इसका जो है इससे क्या फ़ायदा हुआ है, तो उसके बारे में लिखना है। तो हरित क्रांति खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है वो प्रयुक्त किया गया तकनीक है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि अपने देश में खेती के आधुनिक विकास के लिए जो है मुख्यतः नए कीटनाशक हो गया, रासायनिक हो गया, उर्वरक हो गया, जो है ये भी प्रयोग करने के लिए परिणाम स्वरूप अनाज का जो है अनाज में वृद्धि हो, है ना? अनाज में मतलब बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाता है, उसी को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो अनाज में तो ऐसी वृद्धि नहीं हो जाता है, उसके लिए जो है आधुनिक कृषि प्रणाली को अपनाया जाता है, आधुनिक बीज को अपनाया जाता है, ये सारा चीज़ अपना के जो है हरित क्रांति को सकारात्मक बनाया गया है। अब इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं? तो हरित क्रांति से धनिक किसान और बड़े भूस्वामी सबसे ज़्यादा उत्पादन का फ़ायदा हुआ है। ज़्यादातर गेहूँ का पैदावार बढ़ा हुआ है, देश में खाद्यान्न जो है वो भी बढ़ा हुआ है। हरित क्रांति के कारण देश में अनाज उत्पादन के मामले में जो है आत्मनिर्भर हो गया है ना, दूसरे देश से ज़्यादा भी चीज़ यहाँ आयात नहीं होता है, बल्कि यहाँ से निर्यात किया जाता है, जैसे गेहूँ ये सब हो गया। हरित क्रांति के दौरान अधिक उपज वाले व्यंजन जैसे कि चावल का खेती में भी जो नाटकीय रूप से वृद्धि हुआ है। आगे क्वेश्चन आता है कि भारत जो है और प्रजातांत्रिक गणतंत्र नेपाल में किस तरह का संबंध है? तो भारत के 5 राज्यों जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम के सीमाएँ जो है नेपाल से लगता है। अब इसके बीच जो है संबंध किस तरह से है? तो भारत और नेपाल के बीच संबंध जो है बहुत ही मधुर और शांतिपूर्ण है। दोनों देशों के बीच में एक संधि भी हुआ है, जिसके तहत दोनों देशों को नागरिक जो है एक दूसरे देश में बिना वीज़ा, पासपोर्ट के जा सकते हैं, आ सकते हैं, है ना? तथा आ जाने का काम कर सकते हैं। दोनों देश में जो है व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग साझे जो है प्राकृतिक संसाधन जो है बिजली उत्पादन हो गया, जो हो गया जल प्रबंध, ग्रिड मसले, ये सारा चीज़ जो है वो कर सकते हैं। आगे फिर भी इन देशों के बीच में जो है तनाव जो है कुछ मुद्दे पर होते रहता है ना? टेंशन होते रहता है, किसी तरह का बकझक होते रहता है, वो भी चीन के चलते। तो व्यापार संबंधी मनमुटाव रहता है। नेपाल का जो है वो चीन के साथ में दोस्ती से लेकर भारत के जो है आपत्ति होता है, और नेपाल सरकार भारत के विरोधी तत्वों के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं करती है। इससे भी भारत नाराज़ रहता है। उसी प्रकार भारत में चल रहे माओवादियों आंदोलन का भारत अपने खिलाफ खतरा मानती है। नेपाल एक भू आबद्ध देश है, जो कि 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और एक तरफ तिब्बत की ओर खुला हुआ है। तो आगे क्वेश्चन है कि सुरक्षा जो है, सुरक्षा की गैर परंपरागत अवधारणा क्या है, व्याख्या करना है। तो सुरक्षा का गैर परंपरागत अवधारणा से आशय यह है कि ऐसे खतरे जो किसी देश की सीमा तक जो है ही सीमित ना होकर, बल्कि वो संपूर्ण मानव जाति के लिए खतरा होता है ना? सुरक्षा का गैर परंपरागत अवधारणा क्या है? तो एक इस तरह का मतलब खतरा जो किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरा दुनिया के लिए जो है वो क्या होता है कि मतलब पूरा जो है ये खतरा बना हुआ रहता है। उससे बचाव के लिए नीतियाँ जो ज़िक्र सुरक्षा गैर परंपरागत अवधारणा में होती है, जैसे कि अकाल हो गया, महामारी, ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक आपदा। ये किसी एक देश में नहीं बल्कि पूरा मानव जाति के लिए जो है वो मतलब जो है वो खतरा का मतलब कारण है। आगे है सिक्किम का भारतीय संघ में विलय पर एक निबंध लिखना है। मतलब सिक्किम जो था वो भारत में नहीं था पहले, जब भारत आज़ाद हुआ तो सब राज्य अलग टूटा-टूटा था सा, है ना? तो कैसे-कैसे भारत में विलीन हुआ वो लिखना है। तो सिक्किम के बारे में यहाँ पूछा है कि सिक्किम किस तरह भारतीय संघ में विलय हुआ। तो आज़ादी के समय सिक्किम भारत का एक संरक्षित राज्य था। इसका जो है अर्थ है कि सिक्किम भारत का अंग नहीं था, लेकिन वह पूरी तरह से एक संपूर्ण देश भी नहीं था, है ना? राज्य अलग राज्य था, लेकिन ये एक देश भी नहीं था सिक्किम। सिक्किम की विदेशी मामलों और रक्षा की जिम्मा भारत सरकार के था, जबकि सिक्किम का आंतरिक प्रशासन और बागडोर वहाँ के राजा का मतलब हाथ में था, राजा चलाता था। अब सिक्किम बहुसंख्यक आबादी नेपालियों की थी, जबकि जो है शासन जो है वो चोग्याल जो अल्पसंख्यक लेप्चा जो है भूटिया जाति से था, जो कि नेपाली मूल जनता को ऐसा लगता था कि मतलब अल्पसंख्यक वर्ग का जो है शासन उनके ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है।
अब इसके बाद क्या होता है कि 1955 में एक राज्य परिषद स्थापित किया गया, जिसके अधीन चोयाल जो था को एक संवैधानिक सरकार बनाने की अनुमति भी दिया गया। और 1973 में राजभवन के सामने हुए दंगे के कारण भारत सरकार जो था सिक्किम को जो है वो संरक्षण भी दिया और औपचारिक अनुरोध किया कि चोग्याल राजवंश जो है सिक्किम में अत्यधिक अलोकप्रिय साबित हो रहा है। अब सिक्किम को जो है वो पूर्ण रूप से जो है बाहरी दुनिया के लिए जो है बंद था। अब और यह बाह्य विश्व को जो है सिक्किम के बारे में बहुत ही कम जानकारी भी था। अब इससे क्या होता है कि सिक्किम जो था कि विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव 1974 में हुआ था, जिसमें कि सिक्किम कांग्रेस में जो था कांग्रेस को विजय मिला था सिक्किम में। और यहाँ पार्टी जो है सिक्किम को भारत के साथ जो विलय के लिए जो पक्षधर था, मतलब इसको तैयार हो गया था ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अब सिक्किम जो था विधानसभा में पहले भारत के जो था सह प्रांत में बनने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद 1975 में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कि सिक्किम जो था भारत के साथ पूर्ण विलय की बात किया गया और वो पूर्ण विलय होता है। आगे है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों बनाया गया है? तो एक ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें कि पूंजीवादी जो है अर्थव्यवस्था एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों कुछ न कुछ नियम को जो है वो लागू किया जाता है। और इस अर्थव्यवस्था में विकास के काम पूर्णतः ना तो निजी क्षेत्र में भरोसे होता है और ना ही कोई हर तरह के उत्पादन पर राज्य नियंत्रण होता है। अब आज़ादी के बाद क्या हुआ था कि आज़ादी के बाद भारत में अनेक नेताओं और चिंताओं जो था चिंतन था मिलकर नव स्वतंत्र भारत जो था के लिए पूंजीवाद और समाजवाद कमियों की जो बचने के लिए जो था मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। आगे लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय किसान यूनियन की उत्पत्ति और कार्यों को लिखना है ना? तो भारतीय किसान यूनियन जो था पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसान का एक संगठन था, जो कि 80 के दशक में किसान आंदोलन का लिए जो है अग्रणीय जो था संगठन का रूप में था। अब जनवरी 1988 में क्या हुआ था कि मेरठ शहर और लगभग 20,000 किसान सरकार द्वारा बिजली की जो है बढ़ाई गई दर का विरोध करने के लिए जो था जमा हो गया था। अब इस संगठन में जो था वो आंदोलनकारी करीब जो है 3 हफ्ते तक जिला है ना समाहर्ता के कार्यालय के बाहर जो था अनुशासित तरीके से विरोध प्रदर्शन करते रहे थे। अब इसके बाद उनकी मांग को मान भी लिया गया था। अब किसान जो था किसानों का यह एक बड़ा अनुशासित धरना था कि और जब भी लोग धरने पर बैठते थे तो उनके आसपास के जो भी गांव के लोग होते थे उनके द्वारा निरंतर राशन पानी दिया जा रहा था। अब मेरठ के जो थे किसान है ना इस धारणा में जो थे इस धरने में मतलब ग्रामीण शक्तियों का काश्तकार की शक्तियां जो था एक बड़ा जो प्रदर्शन मान लिया गया था। तो आगे है कि 1960 के दशक में जब भारत में हरित क्रांति का नीति अपनाया गया था, तो हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान जो था लगभग जो था वो सबका लाभ हुआ था, है ना? जिसके बाद जो था वो नकदी फसल का मुख्य तौर पर गन्ना, गेहूँ लाभदायक सिद्ध हो गया था। लेकिन 1980 के दशक में जो था कि जब भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का प्रयास शुरू होने लगा था, तो नकदी फसल इस व्यापार के संकट के सामना करना जो था वो भारी पड़ गया था ना, सामना करना पड़ा था। अब भारतीय किसान जो था यूनियन के गन्ने और गेहूँ सरकार खरीदने के लिए मूल्य का वृद्धि करने के लिए कृषि के उत्पादन के दूसरे राज्यों में आवाजाही पर पाबंदी भी लगा दिया था, है ना? और इसको हटाने से उचित दर पर जो है बिजली आपूर्ति की किसान को बकाया कर्ज माफ करने के लिए जो था किसान के लिए पेंशन प्रदान करने की मांग भी किया गया था। लेकिन ऐसी मांगे देश में अन्य किसान के संगठन भी उठाया था। तो इस तरह से आगे देख लीजिएगा।